स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 7th चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है विजयनगर। विजयनगर की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। विजयनगर एक दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, एक शहर था। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक की इस चैप्टर में हम बात करेंगे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब पहले अगर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। वो अगर हम पहले समझ लें कि किस तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किस तरह से उसका विकास हुआ, तो चैप्टर हमें जो है इजी लगेगा, समझने में आसानी होगी। तो पहले हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की 14वीं शताब्दी की, देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में की थी, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। अगर दक्षिण जो विजयनगर साम्राज्य है वो आज के अगर हम स्टेट्स देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ भाग महाराष्ट्र का और केरला, ये जो सारा एरिया है हमारा, ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन इसकी स्थापना कैसे हुई? अगर हम उस समय की अगर बात करें तो जो दिल्ली सल्तनत का काल था, देखिए जो दिल्ली सल्तनत के जो मुस्लिम जो शासक थे, उनका साम्राज्य जो था वो ज़्यादातर हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ शासक जो थे इस्लाम के, वो ऐसे भी थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की, वहाँ के साम्राज्यों राज्यों को भी अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। दो शासक ऐसे थे जो दक्षिण की तरफ जिन्होंने रुख किया। पहले हम बात करें तो पहले थे अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने जो है दक्षिण भारत में जो है आक्रमण किया, लेकिन उनकी जो नीति थी वो क्या थी कि राज्यों पे आक्रमण किया, उसको हरा दिया, और वो क्या चाहता था कि बस वहाँ से जो है टैक्स उसको मिलता रहे, कर जो है वो उन साम्राज्यों से प्राप्त करता रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस तरह से दक्षिण भारत में आक्रमण किया और उन राज्यों से वो कर वसूल करता था। दूसरा जो मुस्लिम शासक था जिसकी हम बात करें वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने क्या किया? देखिए, जो हरिहर और बुक्का है ना, ये कंपली के राज्य मंत्री थे उस समय पे। उसने जो है कंपली पर आक्रमण किया और उनको जो है हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को जो है बंदी बनाकर तुगलक जो है दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसने जो है उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। ये दोनों क्या थे? ये दोनों हिंदू थे। उन्होंने वहाँ पर जो है डर के मारे इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो जो है तुगलक था, उसने क्या कहा इनको कि आप जो है दक्षिण में जाइए, दक्षिण विजय के लिए इनको, और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है इनको भेज दिया। अब ये जो है असफल रहे अपना कार्य करने में। ये जो है ना तो दक्षिण में इस तरह से विजय प्राप्त कर पाए और ना ही इस्लाम का प्रचार कर पाए। तो ये दोनों जो है असफल हो गए और दक्षिण में ही रह गए। ये वापस लौट कर दिल्ली गए ही नहीं। इनका एक गुरु था, हरिहर और बुक्का जो हैं इनके एक गुरु थे विद्यारण। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, दोबारा से अपना जो है इस्लाम को छोड़ के और हिंदू धर्म अपना लिया, और वहाँ पर इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और जो हरिहर और बुक्का जो हैं उनको माना जाता है कि ये संगम वंश से संबंधित है। अब संगम वंश का नाम कैसे पड़ा? जो हरिहर और बुक्का हैं उनके पिताजी का नाम संगम था, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने जो है संगम के नाम पर संगम वंश जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है सबसे पहले स्थापित हुआ। इन्होंने वहाँ पर कई सालों तक साम्राज्य किया। तो इस तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, और उसके बाद इसमें बहुत सारे जो है वंश आए। संगम के बाद सुलुव, तुलुव, अराविदु, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। विजयनगर साम्राज्य अथवा विजय का शहर, मतलब जो है इन्होंने वहाँ पर जो हरिहर बुक्का थे, किस तरह से इन्होंने विजय प्राप्त करके उस शहर का जो है निर्माण किया था, वहाँ स्थापना की थी। तो इसको जो विजयनगर है इसको बोला जाता है विजय का शहर। इस साम्राज्य की स्थापना देखे हमने देखा कि 14वीं शताब्दी में की गई। 14वीं शताब्दी का मतलब क्या है? हमने अभी डिस्कस किया कि 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। और 14वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1301 से लेकर 1400। 1301 से लेकर 1400 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं 14वीं शताब्दी। तो इस टाइम पीरियड में जो है इसकी स्थापना की गई।
यह अपने चरमोत्कर्ष पर उत्तर से कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। देखिए इसका विस्तार बहुत था। हमने देखा कि कई स्टेट्स आज के अगर हम बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो मिला के जो है विजयनगर साम्राज्य बनता है। तो वहाँ पर जो ये उत्तर में कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? आंध्र प्रदेश से। और सुदूर दक्षिण तक दक्षिण मतलब केरल, तमिलनाडु तक जो है इसका जो है ये फैला हुआ था विजयनगर साम्राज्य। 1565 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में ये उजड़ गया। लेकिन बात करें अगर हम 16वीं शताब्दी की तो 1565 में इस पर आक्रमण हुआ था और उसके बाद जो है इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। ये शहर, ये साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। इसका मतलब क्या है? देखिए नष्ट तो हो गया लेकिन ये अपने समय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। अंतिम हिंदू साम्राज्य इसको जो है दक्षिण में माना जाता है। तो कृष्णा तुंगभद्रा जो नदियाँ थी, तुंगभद्रा जो है कर्नाटक से निकलती है, कृष्णा आंध्र प्रदेश से। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आब का मतलब पानी होता है, दो मतलब दो पानी की नदियाँ। तो उनके बीच का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो लोग थे उनकी स्मृतियों में, मतलब ये है कि नष्ट तो हो गया लेकिन फिर भी लोगों ने इसको जो है बहुत सालों तक इसको जो है याद रखा। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? इसे हम्पी का नाम दिया। देखिए हम्पी कहाँ है? अगर आज हम देखें तो हम्पी कर्नाटका में है। हम्पी जो है अब हमारी जो है यूनेस्को ने इसको जो है विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित किया है। इसको वहाँ पर जो भी अवशेष मिले उनको जो है इतनी इम्पोर्टेंस दी गई। वहाँ के जो मंदिर हैं वो बहुत बेहद खूबसूरत हैं। तो हम्पी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। इस नाम का आविर्भाव यहाँ के स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। देखिए हम्पी की अगर हम बात करें तो हम्पी का नाम जो है ना, ये देखने में आया है कि इसका नाम जो है यहाँ की मातृ देवी थी जिसका लोग पूजा करते थे, पूजन किया जाता था, पंपा देवी, उनके नाम पर जो है ये हम्पी का नाम पड़ा है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पर देखिए जो कर्नाटका स्टेट है ना, यहाँ पर ये देखिए ये है हम्पी। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य था हमारा, ये लगभग जो है ये पूरा एरिया कवर करता था, ये जो है पूरा इंडिया का। तो यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था और इसका जो मेन जो बताया हमने हम्पी के नाम से जिसे जानते हैं लोग, वो यहाँ पर है। तो मैप से आप जो देखेंगे और याद करेंगे चीज़ें तो आप इजीली इसको जो है रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। बाद में लंबे समय तक आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसकी हम्पी की खोज कैसे हुई, वो हमें कैसे देखने को मिला कि हम्पी के भग्नावशेष, देखिए भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? जो भी खंडर बच जाते हैं, मान लो कोई स्थान जो है वो नष्ट हो गया, उसके बाद उसके जो खंडर बच गए, जो भी बचे हुए अवशेष हैं, कूड़ा कचरा है, उनको बोलते हैं भग्नावशेष। ये हमें मिले 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। देखिए ये ब्रिटिश कार्यकर्ता थे, पुरातत्वविद थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिनके आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। ये है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो ये जो है इन्होंने जो है खोज की इनके हम्पी के अवशेषों की। इन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पर एक साम्राज्य था, इस तरह से जो यहाँ पर हम्पी नामक एक जो है साइट है, वहाँ पर किस तरह से किन किन चीज़ों को हमने देखा। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इन्होंने स्थान का जो है पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। सर्वेक्षण मानचित्र, देखिए पुरातत्वविद का काम क्या होता है? वो जो है किन्हीं चीज़ों को खोजता है, उनके अवशेषों का पता लगाता है, फिर उनका जो है एक चित्र तैयार करता है कि यहाँ पर क्या क्या रहा होगा, किन किन चीज़ों से उनको कैसे लिंक किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में जो है पता लगाया जाता है, किसी भी जगह के बारे में। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ जो है वो मिली हमें कहाँ से? विरूपाक्ष मंदिर। देखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? अभी उड़ीसा में, जो कि एक शिवजी का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। और पंपा देवी, जो हमने देखा कि हम्पी में जिस देवी की पूजा की जाती थी, जिसके नाम पर जो है हम्पी का नामकरण हुआ था, वो पंपा देवी थी। तो वहाँ उन मंदिरों के जो पूजा स्थल थे, वहाँ पर जो पुरोहित होते थे, पुरोहित मतलब ब्राह्मण जो वहाँ पूजा करते हैं,
उनकी स्मृतियों पर आधारित थे जो है इनकी जानकारियाँ। इसका मतलब क्या है कि जो उन मंदिरों में जो पूजा करने वाले पुरोहित थे, उन्होंने जो जानकारियाँ दी, उनको मैकेंजी ने हासिल किया कि यहाँ पर जो है किन किन चीज़ों का अस्तित्व रहा होगा। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। देखिए 1836 में 19वीं शताब्दी की यहाँ बात हो रही है। 1800 शताब्दी से शुरुआत हुई और 19वीं शताब्दी में भी जो है इसके जो अवशेष थे उनकी जो है खोज जारी रही। अवशेषों के बारे में जो है पता लगाते रहे कि भाई कहाँ पर क्या क्या मिला है। तो दर्जनों अभिलेख जो हमने इकट्ठे किए। अभिलेख मैंने आपको पहले बताया है कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख होता है या तो हम पत्थर के ऊपर जो शासक है वो अपने संदेश खुदवाते थे, या फिर किसी तांबे के पत्थर, तांबा जो ताम्र पत्र होता है उसके ऊपर वो अपना कुछ लिखवाते थे, संदेश देते थे। तो इनको बोलते हैं अभिलेख। इनसे जो जानकारी हमें मिलती है उनसे ही पता लगता है कि हमारा जो इतिहास है वो किस तरह का रहा है। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने स्रोतों का, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का, जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। देखिए जो इतिहासकार है वो किसी भी स्थान के बारे में जब जानकारी इकट्ठा करता है तो बहुत सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, वो विदेशी यात्री जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे, अपनी डायरिया लिखी हैं। उसमें क्या लिखा है कि भाई ये जगह जो है किस तरह की रही होगी, किस तरह से राजा यहाँ शासन करता है। तो ये जो लिखे गए हैं ये तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्यों से, जो हमारे जो देसी जो साहित्य हैं उनका विदेशी यात्रियों से मिलान किया और ये जानकारी जो है प्राप्त करने की कोशिश की गई कि इसका जो है इतिहास जो है वो किस तरह का रहा है। अब मेन जो है हमारी बात शुरू यहाँ से होती है, राय, नायक और सुल्तान। देखिए राय का मतलब क्या होता है। राय का मतलब जो विजयनगर में जो शासन करने वाले शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो अपने आप को बोलते थे राय। नायक क्या होता है, नायक होता है सेनापति, जो सेना का जो है कार्यभार संभालता है, वो होता है नायक। और सुल्तान भी जो है एक राजा, जैसे हम कहते हैं हिंदू लोग जो है हिंदू धर्म में जो है राजा को सुल्तान माना गया है। परंपरा और अभिलेखित साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरि और बुक्का ने 1336 में की। देखिए पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हरि और बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। देखिए अस्थिर सीमाओं का मतलब क्या है कि कोई इसकी एक स्थिर सीमा नहीं थी कि भाई ये एरिया है और ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के जो है क्षेत्रों पर आक्रमण भी करते थे, कभी जो है दूसरे क्षेत्रों को जीत के अपने राज्य में मिला लेते थे। तो इसकी सीमाएं जो है स्थिर नहीं थी, वो जो है कम ज़्यादा होती रही थी। अब जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया था, तो यहाँ पर जो है कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, कई धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते थे। अपने उत्तरी सीमा पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजा, जिनमें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेश व्यापार से उत्पन्न संपदा अधिकार के लिए संघर्ष किया। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था ना, उसमें जो है संघर्ष चलता रहता था। वो किन के साथ चलता था, इनके जो समकालीन राजा थे। समकालीन का मतलब होता है कि एक सेम जो है टाइम पीरियड में, उसी समय पर जो है ये जो विजयनगर साम्राज्य हमने देखा ये हिंदू साम्राज्य था। और यहाँ पर जो है दक्कन में जो है और भी साम्राज्य थे, जैसे उड़ीसा के गजपति। अगर हम बात करें उड़ीसा और कश्मीर की, देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी उसने लगभग पूरे भारत पर जो है धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने दक्षिण की तरफ भी रुख किया, लेकिन उड़ीसा और कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये कभी भी जो है दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके अधीन नहीं आए। तो वहाँ जो उड़ीसा के जो शासक थे उनको बोला जाता था गजपति शासक। अब इनको गजपति क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे इनकी सेना में। और जो दक्कन के सुल्तान थे, दक्कन के सुल्तान कौन थे, जो बहमनी साम्राज्य था, जो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी था, जब बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो ये जो है 5 राज्यों में जो है बट गया था। अहमदनगर,
बीदर, बरार, बीजापुर, इस तरह से। तो ये जो सुल्तान थे इन राज्यों के, इनके बीच और विजयनगर के बीच जो है प्रतिद्वंद्विता रहती थी। इनके बीच जो है आपस में जो है ये था कि एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे को जो है जीतने की कोशिश में ये लगे रहते थे। तो इस तरह से ये उर्वर नदी घाटियों का जो एरिया था वो, या फिर विदेशी व्यापार को हथियाने के लिए, या फिर जो वहाँ के जो प्राकृतिक संपदा है उसके लिए, इन सारी चीज़ों को लेकर इन सुल्तानों के बीच में और विजयनगर के शासकों के बीच में आपस में जो है संघर्ष चलता रहता था। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। देखिए अब क्या होता था कि ये जब राज्य थे आपस में लड़ते तो रहते थे, लेकिन इनके बीच में जो है आना जाना भी लगा रहता था, चाहे वो व्यापार के मकसद से आए या किसी भी जो है पर्पज से आए। तो इनके बीच जो है विचारों का आदान प्रदान भी होता था। और विशेष रूप हमें कहाँ देखने को मिला? स्थापत्य के क्षेत्र में। स्थापत्य क्या होता है? भवन निर्माण की जो कला होती है, किसी जो है वास्तु का जो ज्ञान, वास्तु का अगर हम देखें ज्ञान, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्थापत्य के अंतर्गत आती हैं। तो जो सुल्तान है वो अपने जो चाहे मस्जिद बनवाते हों, चाहे अपने महल बनवाते हों, तो उनमें किस तरह से वो चित्रकारी का प्रयोग करते थे, या जो भी चीज़ें जो स्थापत्य के अंतर्गत आती हैं वो सारी जो है विजयनगर साम्राज्य पर भी उन्होंने, जो लोग वहाँ पर आएंगे तो प्रभाव डालेंगी। तो इस साम्राज्य के कई भागों में पहले शक्तिशाली राज्य तमिलनाडु के चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उससे पहले विजयनगर साम्राज्य आया हमारा 14वीं शताब्दी में। अगर हम बात करें चोलों की, तो उससे पहले जो है दक्षिण में तमिलनाडु में जो चोल साम्राज्य था, चोल सरदार थे, कर्नाटक में होयसाल थे, इन्होंने काफ़ी समय, लंबे समय तक जो है यहाँ पर राज्य किया। तो ये सारी चीज़ें जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं वो देख चुके थे। इस क्षेत्र के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण दिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो चोल थे उन्होंने जो है देखिए तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चोल राजाओं ने बनवाया था, राजा राज चोल ने। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। 11वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और बेलूर के जो चन्नकेशव मंदिर है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। इसका जो निर्माण है वो होयसालों ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। तो इस तरह से जो विजयनगर जो एरिया है, जो साम्राज्य है, उस पर शासन करने वाले पहले जो राजा रहे हैं उन्होंने जो है खूब मंदिरों का और इस तरह से वहाँ पर निर्माण करवाया। स्थापत्य कला को भी जो है बहुत इम्पोर्टेंस दिए है। विजयनगर के शासकों को जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जो विजयनगर के शासक थे ना, उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया। कौन सी परंपराओं को? मंदिर निर्माण की, स्थापत्य कला की जो परंपरा थी उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने भी जो है खूब मंदिरों का निर्माण करवाया। अब और जो मंदिरों का निर्माण करवाते थे वो उसमें जो है खूब कारीगरी और स्थापत्य का जो है ये खूब जो है अपना प्रयोग करते थे। ये मंदिर अगर आप देख रहे हैं तो ये तंजौर का जो मंदिर है, देखिए इसमें किस तरह से अगर आप दीवारों पर देखें तो कितनी जो है नक्काशी जो है कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग की गई है। तो जो विजयनगर के शासक थे वो इन परंपराओं को आगे लेके गए। उन्होंने इस तरह से जो है खूब मंदिरों का भी निर्माण करवाया। अब हम देखते हैं शासक और व्यापारी, जो राजा थे और वो किस तरह से जो है उनके विजयनगर साम्राज्य में जो है व्यापार होता था। युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी। दक्षिण भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो सुल्तान थे वो भी जो है उनकी सेना का जो मेन जो अगर हम देखने को मिले तो उनकी सेना में जो प्रमुख होते थे वो घोड़े होते थे। अश्व सेना में जो है घोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए सेना में अगर घोड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय में रखे जाते थे तो ये घोड़े आयात करते थे। कहाँ से लेकर आते थे? आयात का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश से या कहीं से भी कुछ सामान या कोई वस्तु लेकर आते हैं उसको हम आयात बोलते हैं। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय में जो है घोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना में होती थी, तो वो अरब और मध्य एशिया से जो है घोड़े मंगवाते थे।
यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। और जो ये व्यापार था शुरू में अगर हम देखें तो ये अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। मतलब जो व्यापार के जो मेन जो प्रमुख जो व्यक्ति थे वो अरब व्यापारी थे। अरब देशों के साथ जो है ये व्यापार होता था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें खुद कुदिरई चेट्टे घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था भी विनिमय में भाग लेते थे। अरब व्यापारी तो जो थे उनका तो नियंत्रण था ही व्यापार पे, लेकिन अगर लोकल लेवल पे जो हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे उनको क्या बोला जाता था स्थानीय भाषा में? कुदिरई चेट्टे या घोड़ों के व्यापारी। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभरकर सामने आए, वे पुर्तगाली थे। देखिए हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी की। 1498 जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वो क्या थे? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे। वो जो है दक्षिण सबसे पहले जो है कालीकट केरल के जो बंदरगाह पर जो समुद्र के रास्ते होते हुए वो वहाँ पर आए थे। तो पुर्तगाली भी यहाँ पर आ गए उस 15वीं-16वीं शताब्दी में, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जब पुर्तगालियों ने जो है भारत की खोज की, वे यहाँ पर आए तो वो क्या करने लगे? यहाँ पर पश्चिमी तट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया केरल का कालीकट जो बंदरगाह है ये हमारे जो है पश्चिम भारत में है, तो वहाँ पर ये आए थे। तो ये व्यापार के दृष्टि पहले जो जब ये आए तो यहाँ पर किस लिए आए थे? ये व्यापार करने के लिए, सामरिक केंद्र यहाँ पर स्थापित करने के लिए, कि भारत में जो है इनको बहुत जो है कह सकते हो कि यहाँ पर संभावनाएं नज़र आई कि ये लोग जो है अच्छे से अपना यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग से उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति उभरकर बनने में सहायता दी। अब जो पुर्तगाली थे वो यहाँ पर आए तो उनके पास क्या होता था? देखिए अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो शायद बंदूकों का और इस तरह की चीज़ों का उस समय में प्रयोग नहीं होता था, लेकिन पुर्तगालियों ने जो यहाँ की उलझी हुई राजनीति का मतलब क्या है? उलझी हुई राजनीति का मतलब ये है कि जिस तरह से आपस में संघर्ष चलता रहता था, आपसी राज्य जो थे एक दूसरे को हथियाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो ये जो पुर्तगाली आए तो ये बंदूक अस्त्र शस्त्र इनका जो है व्यापार ये यहाँ पर करने लगे। तो इस तरह से जो है और भी आक्रमणों को हमारे को और जो थोड़ा सा जो है पुश मिल गया कि भाई ठीक है इस तरह के हमें अस्त्र शस्त्र मिल गए, अब जो है हम दूसरे राज्य पर और अच्छे से आक्रमण कर सकते हैं। विजयनगर भी मसालों वस्तुओं और रत्नों के लिए अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग हमारे लिए क्या लेकर आए? अस्त्र शस्त्र। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए दक्षिण भारत की यहाँ हम बात कर रहे हैं विजयनगर की, ये शुरू से ही यहाँ पर जो है मसालों के लिए, रत्नों के लिए, आभूषणों के लिए, इन चीज़ों के लिए फेमस रहा है। यहाँ के जो मसाले हैं, काली मिर्च और ये शुरू से ही जो है यूरोपीय महाद्वीप में जो है इनका व्यापार निर्यात जो है होता रहा है। उन लोगों को जो ये इनके मसाले और जो वस्तुएं काली मिर्च हैं, गरम मसाले हैं, इनकी मांग जो है शुरू से ही यूरोपीय महाद्वीप में बहुत ज़्यादा रही है। तो विजयनगर भी इन चीज़ों के लिए फेमस था। अपने बाज़ार में मसाले हैं, वस्तुएं हैं, रत्न हैं। ऐसे शहरों के लिए व्यापार प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। अब जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी प्रतिष्ठा का मानक क्या था? व्यापार, कि भाई ये किस तरह से जो है व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। दूसरे रूप में रत्नों और आभूषणों के, विशेष रूप में रत्नों और आभूषणों के, यहाँ जो है अगर विजयनगर साम्राज्य के लोगों की बात करें तो ये लोग भी जो है महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते रहते थे, चाहे वो जो है विदेशी रत्न हो, आभूषण हो, इनकी जो है भारी मांग रहती थी विजयनगर साम्राज्य में। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो यहाँ की जो जनता थी वो भी खूब जो है ये कोशिश करती थी कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है ले सके। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो राजस्व जो मिलता था, जिस तरह से जो कर व्यवस्था थी कि जो है चाहे खेती से है चाहे व्यापार से जो टैक्स लगाया जाता था, तो इस तरह से जो राजस्व प्राप्त होता था उससे भी जो है विजयनगर साम्राज्य जो है काफ़ी जो है समृद्धशाली शक्तिशाली बनता जा रहा था। एक बार मैप में हम देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा दक्षिण भारत का जो एरिया है,
ये हमने देखा है कि विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ या इन सारे स्टेट्स में जो है फैला हुआ था। तो इसका विस्तार काफ़ी जो है बड़े क्षेत्र में था। ये देखिए केरल, तमिलनाडु, इधर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा उड़ीसा का, इधर से महाराष्ट्र, ये सारा एरिया जो है ये विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। तो आई थिंक आज के लिए इनफ है। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।